हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी विद शेख में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्वत निर्माण के सिद्धांत के बारे में और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोबर का भूसन्नति पर्वत निर्माण का सिद्धांत। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो पर्वत है वो क्या होते हैं। और जैसे ही पर्वत शब्द जो हमारे दिमाग में आता है वैसे ही हमें एक बहुत लंबी चौड़ी आकृति, ऊंची उठी आकृति जो है वो दिमाग में आती है। और जो सेलिस बरी वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि पर्वत, पठार एवं मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं जिन्हें धरातल के प्रधान स्थल रूप भी कहा जाता है। इनकी जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माने हैं और उनको धरातल के प्रधान स्थल रूप जो है वो माने जाते हैं। और धरातल के लगभग 27% क्षेत्र में पर्वत जो है ये फैले हुए हैं। और इन पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है इनको दो वर्गों में रखा गया है, क्योंकि अलग अलग जो विद्वान हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के आधार पर ही इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत संकुचन के सिद्धांत यानी कि कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का जो अध्ययन है वो किया जाता है, जिसमें जो क्षैतिज संचरण यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो पृथ्वी में सिकुड़न होने से उत्पन्न होता है। और इसके अंतर्गत कोबर, चेम्बरलिन, जेफरीज आदि के सिद्धांत आते हैं। और उसमें ये माना गया है कि शुरुआत में पृथ्वी गर्म थी, हॉट थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है वैसे वैसे इसका जो बाहरी आवरण है उसमें संकुचन होता है, यानी कि उसमें रिंकल पड़ती है और उसकी वजह से पर्वतों का जो निर्माण है वो पृथ्वी के ऊपर हुआ है। और इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ग है उसके अंतर्गत महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को सम्मिलित किया जाता है। और उसमें ये माना गया है कि जो क्षैतिज संचलन है उसकी जो उत्पत्ति है वो महाद्वीपीय प्रवाह के कारण होती है। और इस वर्ग में वेगनर, होम्स, जोली तथा डिल्ली के सिद्धांत आदि मुख्य हैं। और आपको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है तो उससे संबंधित एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कोबर का भूसन्नति पर्वत निर्माण का सिद्धांत। जर्मन भूगर्भवेत्ता कोबर ने 1923 में अपनी पुस्तक डर ब्यू डर इर्डे में भूपटल का क्रमबद्ध विवरण दिया। कि जो कोबर है ये जर्मन भूगर्भवेत्ता थे और उन्होंने जो अपनी पुस्तक है उसमें जो भूपटल है उसका डिटेल में विवरण जो है उन्होंने दिया। कोबर ने प्राचीन जो दृढ़ भूखंड है जिनको एंशिएंट रिजिड मास कहा जाता है तथा जल के जो चल क्षेत्र है अर्थात भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। कि कोबर ने प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसन्नतियों में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। कोबर ने अपने सिद्धांत में मध्य पिंड, जिसको मीडियन मास कहा जाता है, की कल्पना करके पर्वतीकरण को समझाने का प्रयास किया है। और यह जो सिद्धांत है ये संकुचन शक्ति पर आधारित है। सिद्धांत के मुख्य आधार कोबर के अनुसार जहां पर आज पर्वत है वहां पर पहले भूसन्नतियां थी जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल बताया है। यानी कि कोबर ने ऐसा माना है कि जहां जहां पर आज पर्वत हमें दिखलाई देते हैं वहां पर पहले भूसन्नति यानी कि जियो सिंक्लाइन थी। और इन भूसन्नतियों को कोबर ने पर्वत की निर्माण स्थली जो है वो माना है। इन जल पूर्ण भूसन्नतियों की भूसन्नतियां हैं ये जलीय भाग थी। तो इन जल पूर्ण भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिनको रिजिड मास कहा गया है। ये ही दृढ़ भूखंड वर्तमान महाद्वीपों के विकास के प्रमुख आधारभूत तत्व थे। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां लंबे
तथा जलपूर्ण गर्त, यानी कि कोबर ने बताया कि जो भूसन्नतियां हैं ये लंबी और एक जलीय भाग थी, गर्त थी, जबकि हॉग ने लंबी तथा संकरी भूसन्नति बताया। कि कोबर ने तो बताया है इनको लंबी और जलपूर्ण, और जबकि हॉग ने इसको बताया है लंबी और संकरी बताया है। और आगे इन्होंने बताया कि भूसन्नति के चारों ओर जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे उनको कोबर ने क्रेटोजेन का नाम दिया है। कि ये जो दृढ़ भूखंड है, रिजिड मास है, इनको इन्होंने क्रेटोजेन का नाम दिया है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो फोर्सेस की बात जो है, इस तरह से जो विपरीत दिशा में फोर्स काम करेगा उसको तनाव मूलक या टेंशन स्ट्रेस बोलेंगे, और आमने सामने से जो काम करेगा इसको संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशन फोर्स बोलेंगे, और एक बल है इस तरह से अगल बगल से निकल जाएगा उसको शियर जो स्ट्रेस है ये बोलेंगे। और यहाँ पर ये भूसन्नति से जो पर्वतों का जो निर्माण है उसको समझाने का प्रयास किया है, जिसको आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सिद्धांत की प्रक्रिया। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्ती पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है। इनकी पर्वत निर्माण से पहले भूसन्नति का निर्माण होता है, ऐसा कोबर ने माना, जिसके अंतर्गत पृथ्वी में संकोचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है। इसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं। कि संकोचन, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाती है उसमें संकोचन और सिकुड़न उत्पन्न होती है, उसकी वजह से सबसे पहले भूसन्नति का निर्माण होता है, और इसे इन्होंने भूसन्नति अवस्था जो है वो कहा है। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें कोबर ने अग्रदेश या क्रेटोजेन नाम दिया। कि जो भूसन्नति का जो किनारे वाले भाग है वो दृढ़ भूखंड के रूप में होते हैं, जिनको कोबर ने अग्रदेश या क्रेटोजेन नाम जो है वो दिया है। इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसन्नति में धीरे धीरे जमा होता रहता है। इस क्रिया को अवसादीकरण जो है वो कहा जाता है। कि ये जो दृढ़ भूखंड है इनमें अपर्दन से जो मलबा है, जिसमें कंकड़ पत्थर बजरी है, ये नदियों के द्वारा बहा के लाके भूसन्नति में धीरे धीरे जमा करते जाते हैं, और इस क्रिया को अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन जो है वो कहते हैं। और इन अवसादों के कारण भार में वृद्धि होने से भूसन्नति की तली जो है उसमें निरंतर दुर्दशाव है वो होता जाता है, और इसे अवतलन की क्रिया या सबसिडेंस जो है वो कहते हैं। और ये जो कि दोनों क्रियाएं हैं, अवसादीकरण की और अवतलन की, ये काफी लंबे समय तक चलती है, जिससे मलबे का अधिक मात्रा में निक्षेपण या जमाव तथा भूसन्नति अधिक गहरी होती जाती है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये भूसन्नति है। यहाँ पर नदियां जो है अपने साथ में बहाकर कंकड़ पत्थर बजरी जो है वो लाती है, और धीरे धीरे यहाँ पर इनका जो जमाव है वो होता जाता है, और धीरे धीरे अवसादीकरण से लगातार इसकी जो तली है उसमें जो धसाव है वो होता जाता है। जब भूसन्नति भर जाती है, यानी कि भर जाने का मतलब है कि नदियां अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बजरी मलबा लेके आती है वो जमा करती है, धीरे धीरे भूसन्नति पूरी उससे भर जाती है। तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न जो क्षैतिज मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश हैं एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। कि जैसे ही भूसन्नति भर जाती है और साथ साथ में जो पृथ्वी में जो संकुचन से जो उत्पन्न क्षैतिज संचलन हो रहा है उसके कारण से भूसन्नति के जो किनारे वाले भाग जिनको अग्रदेश का वो एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, और इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहा है इन्होंने। कि जैसे ही भूसन्नति भर गई और उसके अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगे, अर्थात संपीड़नात्मक जो बल है वो पड़ने लगा, उसकी वजह से पर्वतों का जो निर्माण है वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इसी को इन्होंने कहा है पर्वत निर्माण की अवस्था। जो अग्रदेश है, अग्रदेश के पास सरकने से उत्पन्न संपीड़नात्मक जो बल है
के कारण भूसन्नति का जो तलछट है, जो उसमें मलबा जो इकट्ठा हो गया था उसमें सिकुड़न तथा मोड़ पड़ने लगता है, जिस कारण मलबा वलित होकर पर्वत का जो रूप है वो धारण कर लेते हैं। इनकी कोबर ने कहा कि जो भूसन्नति है उसमें जो तलछट और जो मलबा है उसमें संपीड़नात्मक बल के कारण से सिकुड़न और मोड़ जो है वो पड़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से जो मलबा है वो मोड़ खाकर या वलित होकर धीरे धीरे ऊपर उठता है और पर्वत का जो रूप धारण कर लेता है। आगे इन्होंने कहा कि जो संपीड़न का बल है अगर वो सामान्य होता है तो जो उसके जो किनारे वाले भाग है ये वलित होते हैं, यानी कि उनमें मोड़ पड़ता है, जिनको कोबर ने रेनकेटेड नाम दिया। यानी कि जो किनारे वाले भाग में जो मोड़ पड़ गए, वलन पड़ गया, उसको उन्होंने उसका नाम दिया रेनकेटेन। और जो बीच का भाग है ये इसमें मोड़ नहीं पड़ते हैं, ये वलन से अप्रभावित रहता है, हालांकि ये ऊंचा उठ जाता है लेकिन इसमें मोड़ नहीं पड़ते हैं, उसको इन्होंने कहा है स्वासीन वर्ग, और सामान्य रूप से इसको मध्य पिंड के नाम से भी जाना जाता है। संपीड़नात्मक बल अधिक सक्रिय होने पर मध्य पिंड का जो निर्माण है वो नहीं होता, यानी कि संपीड़नात्मक बल अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया, तो जो बीच का जो भाग है जो ऊपर तो उठ गया लेकिन उसमें मोड़ नहीं पड़े, उसमें वलन नहीं पड़े, जिसको मध्य पिंड कहा गया, तो उस स्थिति में मध्य पिंड का जो निर्माण है वो नहीं होता है, क्योंकि संपीड़नात्मक जो बल है वो अधिक सक्रिय हुआ है, उसकी वजह से मध्य पिंड का जो निर्माण नहीं हुआ है। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को समझाने का जो प्रयास जो है वो किया, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जितने भी जो वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, उनकी संरचना को उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं ये भूसन्नति है, और ये किनारे वाले भाग जिनको दृढ़ भूखंड या रिजिड मास कहा जाता है, और जैसे जैसे ये भूसन्नति बढ़ जाती है वैसे वैसे ये दोनों किनारे वाले भाग जो है अगर देश पास पास एक दूसरे की ओर खिसकेंगे, यानी कि संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होगा, और उसकी वजह से ये जो किनारे वाले भाग है ये ऊंचे उठ जाएंगे, जिसको उन्होंने कहा है रेनकेटेन। और बीच का जो भाग है वो उसमें फोर्स कम होने की वजह से ये ऊंचा तो उठ जाएगा लेकिन इसमें मोड़ नहीं पड़ेंगे, वलन नहीं पड़ेंगे, तो इसको उन्होंने कहा है मीडियन मास। इस प्रकार कोबर ने अपने इस भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भूसन्नति के कारण से विश्व में मोड़दार पर्वतों का जो है वो निर्माण हुआ है, और उन्होंने अपने इस सिद्धांत को बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास भी किया है, जिसमें जो टेथीज भूसन्नति है उसका उन्होंने एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बताया कि टेथीज भूसन्नति के उत्तर में यूरोप का जो स्थल भाग तथा दक्षिण में अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था, इन दोनों अग्र देशों के आमने सामने सरकने के कारण से अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो इनकी टेथीज भूसन्नति के उत्तर में यूरोप और उसके दक्षिण में अफ्रीका का जो दृढ़ भूखंड था उनके आमने सामने सरकने से जो अल्पाइन पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से इन्होंने ये बताया गया कि जो कार्पेथियन और दिनारिक आल्प्स है के मध्य जो वलन से अप्रभावित हंगरी का मैदान जो है ये भी मध्य पिंड का एक बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कि कार्पेथियन और दिनारिक आल्प्स के मध्य जो वलन से अप्रभावित जो राहत क्षेत्र है वो हंगरी का मैदान मध्य पिंड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हिमालय तथा कुनलुन के बीच तिब्बत का जो पठार है, टारस तथा पोंटिक श्रेणियों के मध्य अनातोलिया का पठार इत्यादि मध्य पिंड के बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने बताए हैं। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि पहले यहाँ टेथीज सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में थी। यानी कि हिमालय निर्माण के बारे में बताया कि पहले यहाँ पर जो है टेथीज सागर था, उसके उत्तर का भाग था अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में यहाँ पर विद्यमान थे। लेकिन इयोसिन युग में दोनों आमने सामने सरकने लगे, दोनों यानी कि अंगारा लैंड और
दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड था ये आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण से जो टेथीज भूसन्नति थी, टेथीज सागरता में वलन पड़ने से उत्तर में कुनलुन पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण, यानी कि इनके आमने सामने से खिसकने से उत्तरी भाग में, उत्तर में इसके कुनलुन पर्वत और दक्षिण में हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ, और दोनों के बीच का जो भाग मध्य पिंड के रूप में रहा वो है तिब्बत का पठार। यहां पर इस डायग्राम में भी कोबर ने ये समझाने का प्रयास किया है, ये हिमालय रेंजेस और ये तिब्बत का पठार है कि किस प्रकार से उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के पास पास खिसकने से संपीड़नात्मक बल के कारण से यहाँ पर हिमालय पर्वत का जो है वो निर्माण हुआ। इस डायग्राम में भी ये यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है, ये कुनलुन माउंटेन है, और ये पूरा का पूरा ये हिमालय रीजन का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें इन्होंने माना कि ये टेथीज भूसन्नति से इसका निर्माण जो है वो हुआ है। इसी के साथ में इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो भी की गई है। कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकोचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। कि पहली आलोचना में ये बताया गया कि कोबर ने जो संकोचन के कारण से जो फोर्स की बात कही है, जिससे उन्होंने कहा कि पर्वतों का निर्माण होता है, तो आलोचना में ये कहा गया कि इस फोर्स की वजह से पर्वतों का जो निर्माण है वो नहीं हो सकता या उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात कही गई कि पूर्व से पश्चिम में जो फैले पर्वत है, जैसे आल्प्स है, हिमालय है, का स्पष्टीकरण तो इस सिद्धांत से जो है वो हो जाता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण में जो फैले पर्वत है, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, इनका जो स्पष्टीकरण है वो इस सिद्धांत के माध्यम से नहीं हो पाता है। तीसरी आलोचना में कहा गया कि कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों पार्श्व के दोनों किनारे सरकते हैं, जबकि स्वेस के अनुसार एक किनारा या एक पार्श्व ही सरकता है, लेकिन बाद में इस तर्क को नकार दिया गया। इसी के साथ में भूसन्नति, कोबर का ये भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत है यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और स्टडी करनी है तो आप इन बुक्स की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस टॉपिक से संबंधित पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो यहाँ एक वेबसाइट का नाम दिया गया है mybooklo.com, वहां से आप पीडीएफ में फ्री में आप इसके कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।